नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आर्टिकल्स का आज हम लोग का 5वां सेशन होगा। ये आखिरी सेशन होगा। आज हम लोग का थ्योरी खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पीपीटी बनवा रखे हैं हमने। अगले सेशन में सारा का सारा लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस के आसपास में होंगे। उस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा 60 क्वेश्चंस को एक साथ उसी सेशन में करेंगे। ठीक है। जो बचे हुए रूल्स हैं, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं कि कहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, वो आज हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का जो पिछले सेशंस में हो चुके हैं उनमें से अब जो बच गया है वो क्या है? द का यूज होता है बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कोमा देखे SCIENTIFIC साइंटिफिक इन्वेंशंस। ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और साइंटिफिक इन्वेंशंस के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे द तबला, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, द फ्लूट माने बांसुरी, द हारमोनियम, बहुत लोग सोच रहा होगा गिटार काहे नहीं लिखा है अभी तक। लिख देते हैं द गिटार एटसेट्रा, गिटार। ठीक है। और साइंटिफिक इन्वेंशन के एग्जाम्पल क्या होंगे? साइंटिफिक इन्वेंशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे द SATELLITE, सैटेलाइट, द कंप्यूटर, द मोबाइल फोन, द टेलीविजन, द रेडियो एटसेट्रा। ठीक है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात पे रखना, मैं नोट पॉइंट करके लिख देता हूं कि टेलीविजन पर कुछ देखने की बात अगर हो रही हो, देखने की बात हो तो द का यूज नहीं होता है। अब मोबाइल फोन पर भी, जैसे टेलीविजन में आदमी सिनेमा देख लेता है, न्यूज़ देखता है, क्रिकेट मैच देखता है, मोबाइल में भी देख लेता है। तो असल में बात क्या है कि जब ग्रामर लिख रहा था लोग, उस समय मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ होगा। हाँ, कितना आदमी जो है ना, तो मोबाइल में उसमें VLC मीडिया प्लेयर नहीं चलता होगा। अब उसको क्या पता था कि जो चीज को हम बात करने के लिए बनाए हैं वो बात नहीं करने के लिए इस्तेमाल में आता है। नहीं, फोन आ रहा है तो आदमी फोन नहीं उठाएगा, मैसेज आ रहा है मैसेज नहीं देगा, ऑफ कर लेगा, कहेगा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। लेकिन साइड से वो वोल्टी को ऑफ करके अब VLC और नेट चला रहा है। अब उसको क्या पता था? कहोगे कि मोबाइल पर भी सिनेमा देखते हैं, मोबाइल में द लगाएंगे कि नहीं? तो सिनेमा उनेमा देखने सुने मामला जो है अभी टीवी तक रहा, मोबाइल में अभी लग रहा है। आगे जब संशोधन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो टेलीविजन पर अगर आप कुछ देख रहे हैं, किसी चीज का आनंद ले रहे हैं, तो आई एम वॉचिंग द फाइनल, द क्रिकेट मैच और एनीथिंग, द मूवीज और एन एक्शन मूवी, कुछ भी लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑन द टेलीविजन नहीं लिखेंगे, ऑन टेलीविजन। लेकिन रेडियो पे कुछ सुन रहे हो या बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब में आप बिंदास द लगाओ, कोई लोड नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया दो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक इन्वेंशन। फिर अगला कौन से पॉइंट है किसके आगे लगेगा?
अगला पॉइंट में आ रहा है, अब हम लोग का बच गया कौन सा, बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या है, कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह हम यूज में कैसे लाते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात कही जाए कि किसी तरह की भावना मेरे अंदर पैदा हो गई जो व्यक्ति की भावना होती है, जैसे कहोगे कि उसके अंदर का पिता, अंदर का पिता अगर नहीं समझ में आता है तो अंदर का डांसर जरूर समझ में आ जाएगा। देखो मान लो कहीं डीजे बज रहा है ना, और तुम भी बगल से गुजर रहे हो और कहीं नागिन धुन बजा दिया तो तुम्हारा बदन भी हल्का कोबरा जैसा हिलने लगता है, नहीं? तो जब डीजे का गाना सुनते हो तो तुम्हारे अंदर का माइकल जैक्सन जाग जाता है, माने तुम्हारे अंदर का डांसर पैदा हो जाता है, अचानक से तुम अपना चाल बदल देते हो, है ना? बाथरूम जैसे ही घुसते हो तुम्हारे अंदर से सिंगर निकल जाता है, भले गधा जैसा आवाज निकल गरगरा रहे हो तुम, अगल बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन बाथरूम में जाओ चाहे बढ़िया वाला हेडफोन लगा के अपना फेवरेट गाना सुनो तो बिना गुनगुनाए रह नहीं सकते हो। तुमको लग रहा होता है कि हम तो एकदम एग्जैक्ट सुर में सुर मिला दिए हैं और तुमको लग रहा होता है कि हम गुनगुना रहे हैं, असल में तुम चिघाड़ रहे होते हो, है ना? आदमी डिस्टर्ब हो रखा होता है, लेकिन करे तो क्या करे, कि पगला हेडफोन लगाया हुआ है। तो वो जो आपके अंदर से उत्पन्न होता है ना, देखते हैं मान लो हम लोग तो खुद ही गरीबी रेखा से नीचे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने के लिए कि गरीबों को देखते हैं तो अंदर में जो है एक भावना, दानी की भावना आ जाती है, राजा की भावना आ जाती है। तो वो अंदर से किसी व्यक्तित्व, किसी तरह का पर्सनालिटी उभर के अंदर से आता है। माता की भावना, बच्चे को रोता हुआ देखकर मेरे अंदर माता की भावना, माँ की भावना आ गई, मैंने बच्चे को थोड़ा 2-4 बिस्किट दे दिए। तो ये जो अंदर से भावना पैदा होता है, माँ का भाव, पिता का भाव, भाई का भाव, डॉक्टर का भाव रोगी को देख के, है ना, जज का भाव, कोई भी, तो कोई भी कैरेक्टर अंदर से उभरता है, तो चूंकि वो आपके अंदर पैदा हुआ है तो फॉर्मेट उसका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, कॉमन फॉर्मेट है। तो कॉमन फॉर्मेट अगर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट बन के आ रहा हो तब हम द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, द डांसर इन मी comes out whenever I listen to a रॉक सॉन्ग, है ना? रॉक सॉन्ग के जगह पे आजकल भोजपुरी सॉन्ग भी बोल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, मेरे अंदर का डांसर उभरता है, तो हमने क्या लिखा, द डांसर। फिर कहोगे द सिंगर इन मी कम्स आउट, सब में इन मी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये भावना अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है ना? ये नहीं समझना है कि एक पैटर्न जा रहा है, एक कंडीशन ये है कि भावना, व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी आपके अंदर पैदा हुआ, लेकिन अंदर पैदा हुआ, बाहर में आप कोई ऐसा है नहीं। द सिंगर इन मी कम्स आउट व्हेन आई लिसन टू दिस सॉन्ग, है ना? कहेगा द जज इन हिम कीप्स हिम अवे फ्रॉम बैड सर्कल।
कि उसके अंदर का जो जज है, मान लो कोई आदमी जज है, अरे तो जज तो पोस्ट हुआ, उसका ड्यूटी आवर में न जज रहेगा कि घर में आम जीवन में भी जज ही बन के घूमते रहेगा? नहीं। तो कहता है कि उसके अंदर का जो जज है वो एक साधारण व्यक्ति भी है, और अलग जगह पे जाने पे जज भी है, अपने ऑफिस में जाने पे, कोर्ट रूम में जाने पे। तो कहता है कि उसके अंदर का जो जज है वो उसको गलत संगति से दूर रखता है। मतलब आम जीवन में जब भी कहीं जाता, उठता, बैठता, चलता फिरता, बोलता है, तो अगर उसे गलत लोगों की संगति समझ में आती है कि नहीं ये सारे लोग गलत हैं, तो उसके अंदर का जज उस समय जाग जाता है और कहता है मैं दुनिया को सही, लीगल, कानूनी रहने का सलाह देता हूं, और मैं खुद गलत लोग के साथ कैसे बैठूंगा? तो उसके अंदर का जज उसको ये करने से रोक लेता है। ठीक है। तो अगर हम कॉमन नेचर को, किसी पर्सनालिटी को, किसी कैरेक्टर को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला रूल क्या है? When you compare a noun with other one, अब क्या होता है इस केस में? we use the before the noun, we are making the comparison with। अगर दो नाउन्स की आप तुलना कर रहे हैं तो जिससे तुलना हो रही है, ध्यान रखिएगा इस बात का, दो नाउन का आपस में आप तुलना कर रहे हैं तो जिससे तुलना हो रही है उसके आगे द लगता है। कई कई लोगों को यह भ्रम होता है कि तुलना हमेशा महान चीजों से, बड़ी चीजों से, महान हस्तियों से होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। तुम कह सकते हो राहुल हमारे मोहल्ले का रावण है, यह भी हो सकता है। तुम कह सकते हो राहुल तुम्हारे घर का बैटमैन है। कहोगे गणेश हमारे ग्रुप का सुपरमैन है, ये भी कह सकते हो। कह सकते हो कि हमारे इधर बिहार में तो बैर ही सेव है। नहीं, किसी का किसी से कहोगे हम जैसे गरीब आदमी के लिए ताड़ वाला पंखा ही एसी है। तो किसी से किसी का तुलना हम कर सकते हैं, महान होने का तुलना करने के लिए जरूरत नहीं है। ध्यान क्या रखना है? जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे, जिसका नहीं, जिससे तुलना कर रहे हैं उसके आगे द लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं लिखूं ही इज द अब्दुल कलाम ऑफ माई क्लास। अब क्या है? अब्दुल कलाम सर से तुलना की गई है, आपके क्लास का वो अब्दुल कलाम है। मतलब क्या है? उसका कैरेक्टर पूरा साइंटिफिक होगा, साइंस में बहुत नेचर रखता होगा, देशभक्ति का बात करता होगा, भगवान का बात करता होगा, भारत का डेवलपमेंट का बात करता होगा, मिसाइल्स का बात करता होगा। तो कहते हैं ना कि यही अब्दुल कलाम है। मजाक मजाक में भी बोलते थे कि चलो यही सुपरमैन है, इसका देह में चूल मचा हुआ रहता है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है। तो वो जब उपमा उपाधि दी जाती है तो वो एक तरह का कंपैरिजन हुआ। और जब कंपैरिजन हम करते हैं तो जिससे कंपैरिजन, देखिए इसका कंपैरिजन हमने अब्दुल कलाम सर से किया, तो अब्दुल कलाम जो शब्द है, जो नाम है, उसका हमने द लगाया। अब कहोगे कि ये तो आप वही काम किए, बड़ा वाला नाम लिख दिया। तो नहीं, दूसरा एग्जांपल है, लिख सकते हो राजू इज द बाबू भैया ऑफ
आवर विलेज। अब बाबू भैया कोई भी व्यक्ति है, हेरा फेरी में जो बाबू भैया था वो भी ले सकते हो, अपने मोहल्ले का कोई और बाबू भैया होंगे उनको भी ले सकते हो। ओके, राजू हमारे गांव का बाबू भैया है, मतलब बाबू भैया का जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर राजू का भी है। क्लियर? तो तुलना जिससे हो रही है उसके आगे हम आर्टिकल का लगाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलो फिर अगला पॉइंट लिखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ buildings or places made for a special purpose, made for a special purpose। इसमें ध्यान क्या रखना है एक बात का, when the purpose is mentioned, when the purpose is mentioned, the is not used। हाँ, not used, ध्यान रखना, the is not used। ध्यान क्या रखना है, केस किसका है, ये केस है उन सारे बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का, जगहों का, उन सारे जगहों का जो किसी खास पर्पस के लिए बनाए गए हैं। खास पर्पस मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हॉस्पिटल्स किस लिए बनाए जाते हैं, ट्रीटमेंट करने और करवाने के लिए। टेम्पल्स किस लिए बनाए जाते हैं, पूजा करने के लिए, पूजा करवाने के लिए, ध्यान करने के लिए। चर्चेज किस लिए बनवाए गए हैं, प्रे करने के लिए। स्कूल किस लिए बनाए गए हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए। जेल किस लिए बनाए गए, कैदियों को रखने के लिए। तो ये सब इनके स्पेशल पर्पस हुए। अब आप जेल में दीवार की रंगाई करने जा रहे हो तो कैदी को अगर जेल भेजा जा रहा है तो द नहीं लगेगा। डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है इलाज करने या करवाने, द नहीं लगेगा। विद्यार्थी स्कूल जा रहा है पढ़ने, मास्टर जी स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने, द नहीं लगेगा। जिस पर्पस के लिए, जस कार्यम करे पूजा तस्य कार्यम सुफलम भवे, सुने हो ना, पूजा करवाते हो ना, पंडित जी बोलते हैं। तो जिस कारण से वो बना हुआ है उस कारण को अगर लिखा जाए या उसी कारण को दिखाया जाए कि इसलिए यहाँ पे ये जा रहा है, तब द का यूज नहीं होता है। कोई दूसरा कारण हो तब होता है। जैसे समझना, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। अगर एग्जाम्पल लिखें कि goes to the temple on every Tuesday। वह हर मंगलवार को मंदिर जाता है। तो इसमें अगर नहीं भी मेंशन किया गया है तो आप सोचो, आम जीवन की बात हम अगर करें और कहें कि वो भाई साहब हर मंगलवार को मंदिर जाता है, इसका मतलब क्या जाता होगा मंदिर में, घास काटने नहीं ना, पूजा करने ही जाता है। हर मंगलवार का रूटीन लाइफ है। तो ये कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि वो हर मंगल को मंदिर पूजा करने जाता है। तो हम यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे he went to the temple to look after, या लुक आफ्टर नहीं करेंगे, वहां क्या लुक आफ्टर करेगा, लुक फॉर कर देते हैं, कुछ ढूंढने गया होगा। टू लुक फॉर हिज मिसिंग मोबाइल, उसका मोबाइल खो गया था, वो ढूंढने के लिए मंदिर गया था। तो मंदिर मोबाइल ढूंढने के लिए अलग से नहीं ना बनाया गया है, तब यहाँ द का यूज होगा। जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए जा रहा हो, यूज किया जा रहा हो तो द नहीं लगेगा। दूसरा काम के लिए हो तो द लगेगा। जैसे द विक्टिम वाज टेकन
टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। इमीडिएटली मैंने शीघ्र होता है। विक्टिम मैंने हो गया पीड़ित, जिसको चोट लगा था, जो बीमार था उसको। तो विक्टिम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जो पीड़ित है, जो बीमार है, उसको हॉस्पिटल आरती करवाने के लिए नहीं है ना लेके जाएगा, इलाज करवाने के लिए लेके जाएगा। और हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए बना ही है, तो यहाँ पे द हॉस्पिटल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर लिखो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू प्रपोज हर। अब मान लो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टरनी साहब हैं, आप भी कोई बड़े अच्छे आदमी होंगे, आपको लगा कि नहीं ठीक है हमारी जोड़ी चल सकती है, आगे बन सकती है, और उनका ड्यूटी है संजोग से हॉस्पिटल में, तब क्या कीजिएगा? प्रपोज करना हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल प्रपोज करने की तो जगह है नहीं, उटपटांग काम आप करने जा रहे हैं। उटपटांग इस मायने में कि इलाज करने या करवाने नहीं जा रहे हैं, तो बाद बाकी कोई भी काम होगा तो हॉस्पिटल के लिहाज से उटपटांग ही होगा। तो आप प्रपोज करने जा रहे हैं हॉस्पिटल, उसको तब यहाँ पे द का यूज होगा। क्लियर है? तो उन जगहों के लिए, चर्च में प्रे की बात हो, जेल में कैदी को रखने की बात हो, तब द नहीं लगेगा। लेकिन जेल आप कैदी से मिलने जा रहे हैं, उसको लुंगी पहुंचाने जा रहे हैं, तब द लगेगा। ठीक है? फिर इसके बाद लिखते हैं और द नेम्स ऑफ एयरप्लेन, एरोप्लेन एयरप्लेन दोनों होता है, कंफ्यूज मत होना कि देखो एयरप्लेन लिख दिया, इसको एरोप्लेनो लिखने नहीं आता। शिप, ट्रेन। ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एंड, इसके साथ और साथ में लिख सकते हैं एंड देयर पॉइंट्स। जैसे हो गया क्या एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल लिखते हैं द इंडियन एयरलाइंस। अब टाटा का हो गया है ये, उसका नाम क्या रखा है? विस्तार। द इंडिगो लिख के भी छोड़ सकते हैं, या इंडिगो एयरलाइंस भी, है ना? ट्रेन का नाम अगर हो तो सकते हैं द राजधानी एक्सप्रेस। और जरूरी नहीं है कि राजधानी है, मगध एक्सप्रेस भी हो सकता है, तो अजीमाबाद एक्सप्रेस भी हो सकता है, अजीमाबाद एक्सप्रेस भी हो सकता है। शिप का TITANIC, टाइटैनिक का तो नाम सभी जानते होंगे। नहीं, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, द एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट, द बस स्टॉप या बस टर्मिनस, द बस टर्मिनस, द शिपयार्ड, द शिपयार्ड, और हम इसको द डॉक भी कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। तो एरोप्लेन, इन तीनों के नाम के आगे भी द लगता है। ये जहाँ रुकते हैं, जहाँ ठहरते हैं, जहाँ से इनका कम्युनिकेशन होता है,
टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं उनके आगे भी लगता है। जैसे एयरपोर्ट होता है एरोप्लेन के लिए, पोर्ट होता है शिप के लिए, और रेलवे स्टेशन होता है ट्रेन के लिए, बस स्टैंड वगैरह भी होता है, हालांकि बस के नाम के आगे द नहीं लगता है। तो इसमें एक नोट पॉइंट पे आपको ध्यान रखना कि अगर यात्रा की बात हो रही हो, इफ ट्रेवलिंग हैज बीन मेंशन्ड, और ध्यान से सुनना, ट्रेवलिंग मतलब ये नहीं समझना कि यही शब्द लिखा हुआ रहेगा ट्रेवलिंग, ये जरूरी नहीं है। वह डेली कार से आता है, वह अपना ऑफिस में जाते हैं, वह उनसे मिलने के लिए रेलगाड़ी से जा रहा है। तो आना जाना कुछ भी शब्दों में कुछ भी मायनों में लिखा हो सकता है। ये मत देखना कि ट्रेवलिंग लिखा हुआ रहेगा तभी खाली। ये कहने के लिए शाब्दिक अर्थ इसका लेना है कि आवागमन की अगर बात होगी, है ना, हम लिख देते हैं आवागमन यहाँ पे, आवागमन, ठीक है। आवागमन की अगर बात होगी, आने जाने की बात होगी, तब क्या होता है, हैज बीन मेंशन्ड, देन we do not use any article before the noun if by, देख लेना प्रीपोजिशन है by, comes before the noun। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आपको समझना एग्जाम्पल से इस बात क्या कहा जाएगा कि ऑलवेज कम्स हियर बाय ए ट्रेन। तो यहाँ ए लिख के देगा गलती, ध्यान रखना, ए भी नहीं होगा, और अगर यहाँ द भी लिखता तो भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय एन एयरप्लेन। तो यहाँ पे एन भी नहीं लगेगा, और अगर द भी यहाँ पे लगा हुआ रहता तो ये भी नहीं लगता, ध्यान रखना। तो अगर आने जाने की बात होगी, यात्रा करने की बात होगी, और क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रीपोजिशन बाय का यूज किया गया हो तो बाय के बाद नाउन के पहले का है, कि जो बाय है वो नाउन के ठीक पहले रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना बाय एरोप्लेन, तो एयरप्लेन के पहले बाय है, बाय ट्रेन, ट्रेन के पहले बाय है। तो ये वाला जो बाय है वो और नाउन उसके बीच में किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। इसके बाद है देखो बिफोर adjectives in the superlative degree। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल द बेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, द वाइजेस्ट, एक्सेट्रा। लेकिन इसमें भी कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर सुपरलेटिव को कई बार अलग अलग
अलग अलग एडजेक्टिव का कई बार लिखा जाए तो एडजेक्टिव के आगे लगता है। जैसे देख लो एग्जाम्पल क्या होगा, इस नोट का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या होगा, ही इज द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, तो एक ही सोल्जर के लिए कहा गया है कि वो बेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। तो बेस्ट के आगे द लगेगा, लेकिन इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दे, टॉलेस्ट लिख दे, वाइजेस्ट लिख दे, क्लेवरेस्ट लिख दे, कुछ भी लिखे इसके बाद, तो आर्टिकल द का यूज दोबारा उसके साथ नहीं होगा। सिर्फ जो सबसे पहले लिखा हुआ है, हाँ ये है कि बेस्ट को पहले लिखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट को, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले कोई भी आ जाएगा, लेकिन सिर्फ पहला सुपरलेटिव के आगे द लगेगा, बाकी के आगे द नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा पोस्ट या टाइटल वाले में भी ध्यान रखना है। कल पोस्ट या टाइटल बताए थे ना, पोस्ट या टाइटल वाले में क्या है, अगर एक ही व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पोस्ट या टाइटल्स हैं, पोस्ट या टाइटल्स हैं, तो सिर्फ पहला पोस्ट के आगे, अब पहला मतलब लिखा हुआ जो पहले रहेगा, ये नहीं कि सबसे पहले जो पोस्ट उसको मिला था, ज्वाइन किया था, वो नहीं, द का प्रयोग होता है। मतलब कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखे वो, ऐसा नहीं कहना कि पहले जो ज्वाइनिंग आया था वो बोला, नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए लिख देंगे, ही इज द ओनर एंड द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। कंपनी के ओनर और फाउंडर दोनों के लिए क्या लिखा है, ही, मतलब क्या है, दोनों पोस्ट एक ही आदमी के पास है, तो ये जो फाउंडर वाला दो है ये नहीं लगेगा, ये ओनर वाला दो रह जाएगा। क्लियर है? अगर हम लिखें इज द CEO and the chairman of this company, तो यहाँ पे द CEO तो होगा लेकिन द चेयरमैन नहीं होगा, क्या है, यहाँ CEO और चेयरमैन दोनों एक ही आदमी है, जिसके लिए हमने ही लिखा। क्लियर है? समझ में आया? तो पोस्ट या टाइटल में भी रिपीटिशन का ध्यान देना होगा।
होस्ट या टाइटल में भी रिपीटिशन में द नहीं लगता है। सुपरलेटिव में द लगता है, लेकिन सुपरलेटिव में जब द लग रहा है तो ध्यान रखना है कि एक ही बारी लगेगा, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं किसी आदमी के जो एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं, तो सब में सुपरलेटिव फॉर्म ही लिखेंगे, लेकिन द सिर्फ उसके आगे लगाएंगे जो सबसे पहले लिखा गया। ठीक है ना? तो आई थिंक मेरे हिसाब से अब एडजेक्टिव के एक पॉइंट बच गए। कार्डिनल, ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव में से ऑर्डिनल में लगता है वो बच गया है, और फिर मुझे लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री का 2 केस बच गया है, और कुछ कहाँ पे द नहीं लगाया जाए वो बच गया है। तो हम लोग इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं, और इसके बाद अगले सेशन में आर्टिकल को फिनिश करेंगे, जो 3-4 रूल्स बन गए, और फिर मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। सेशंस का लोड नहीं लेना है, सारे चीज़ों को डिटेल में बनाया जाएगा। छोटे छोटे सेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, आप भी बोर ना हो। ठीक है ना? तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, थैंक यू।